आज के पाठ में हम लोग शब्द का अध्ययन करेंगे। हम लोगों के मुंह से जब भी कोई बात निकलती है, हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं। कोई बच्चा पहली बार जब उसके मुंह से कोई ध्वनि निकलती है तो वो कोई न कोई शब्द गढ़ देता है। जैसे सबसे पहले बच्चा पापा, बाबा इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है। अतः भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की मूल इकाई शब्द है। अगर शब्द है तो भाषा की मूल इकाई को हम शब्द कह सकते हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं हम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और शब्दों से ही हमारे भाव प्रकट होते हैं, क्योंकि शब्दों का अपना एक अर्थ होता है और उसी से हम भाव को समझते हैं। नदी में बाढ़ आ गई, अगर हमने ऐसा वाक्य कहा तो हमारे मन में एक भाव आया कि कोई नदी है, उसमें पानी की अधिकता के कारण बाढ़। अब नदी एक शब्द है, बाढ़ एक शब्द है, आना एक शब्द है। ये सारे शब्दों का प्रयोग करके ही वाक्य बनता है। इसलिए शब्द वाक्य की मूल इकाई है और इसीलिए शब्द को समझना आवश्यक है। जब भी शब्द की बात आती है तो आपके मन में यह बात उठता होगा कि आखिर ये शब्द आए कहाँ से हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है, ये कितने प्रकार के हैं। और इसीलिए व्याकरण में शब्दों के भेदों का अध्ययन करने से पहले ये देखना पड़ता है कि हम शब्दों का अध्ययन किस आधार पर करेंगे, इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। और वर्गीकरण का जो पहला आधार है, जो आपके मन में, सबके मन में प्रश्न उठता है, वह यह कि आखिर ये शब्द बना है कैसे, इसकी रचना कैसे हुई है। इसीलिए रचना या बनावट की दृष्टि से सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये आप जानते हैं। वर्णों के मेल से जो अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं ही शब्द की श्रेणी में आते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द नहीं होते हैं। तो हम सार्थक शब्दों की ही चर्चा करेंगे जिसका कि कोई अर्थ हो। अगर हम शब्दों के टुकड़े करें, अर्थात उनके वर्णों को अलग करें या उसको बीच से कहीं से टुकड़ा करें, तो उनके खंडों का कोई अपना अर्थ नहीं हो, लेकिन दोनों वर्ण मिलकर या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक अर्थ प्रकट कर दें, तब ये रूढ़ शब्द होता है। जैसे हम बोलते हैं पानी, पा अलग है, नी अलग है। पा का अलग अर्थ नहीं, नी का अलग अर्थ नहीं, लेकिन दोनों मिलकर एक पानी बना। छात्र, छा का कोई अर्थ नहीं, त्र का कोई अर्थ नहीं, लेकिन दोनों मिल गया तो बना छात्र। इसका एक अर्थ हुआ। अर्थात वैसे शब्द जिनका खंड करने के बाद उनके खंडों का अपना कोई अर्थ नहीं निकले, किंतु दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण, एक भाव बताने वाले शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसीलिए इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। ये मूल हैं, जड़ हैं, इनका टुकड़ा नहीं होता है। अतः रूढ़ शब्द पानी, छात्र, पुस्तक, घर, इस प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जाएं। दूसरा है यौगिक, अर्थात मिलकर बना हुआ। दो शब्द आपस में मिलकर अगर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वे यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनमें उनके खंडों का भी अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है, और इन दोनों को मिलाकर एक अर्थ प्रकट होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उस बने हुए शब्द का अर्थ उसी से मिलता जुलता है। जैसे विद्यालय हम बोलते हैं तो विद्या और आलय अलग अलग हमने कर दिया, तो विद्या का एक अर्थ है, आप अच्छी तरह जानते हैं विद्या किसे करते हैं, आप विद्या प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। आलय का अर्थ होता है घर,
अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए जो घर है वह विद्यालय है, उसी से मिलता जुलता अर्थ निकला ना। जलचर, जल में विचरण करने वाला जलचर शब्द है, जो जल में चलता है। जल में चलने वाला जितना प्राणी है सब जलचर होगा। जल का अर्थ है, चर का अर्थ है। इस तरह से यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं और उन खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं और उनको मिलाकर जो शब्द बनते हैं उनका अर्थ उनसे मिलता जुलता होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे शब्द की आप कल्पना कीजिए जिसके खंडों का तो अर्थ होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर वही अर्थ नहीं निकले जो उनके खंडों का अर्थ होता है, तब यहाँ शब्द बदल जाएगा। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग से तो बने हैं लेकिन अर्थ उनका रूढ़ हो जाता है, अर्थ मौलिक हो जाता है, इसीलिए इनको योग रूढ़ कहा गया है। योग अर्थात दो शब्दों के योग से बने हैं इसलिए योग हैं, लेकिन इनका अर्थ रूढ़ है इसलिए ये योग रूढ़ कहे जाते हैं। जैसे पंकज, पंक और ज शब्दों से बना हुआ है पंकज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, अर्थात जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है वो है पंकज। तो आप कह सकते हैं कि केचुआ भी पंकज है, जोंक भी पंकज है। कीचड़ में जो भी रहता है सो सब ढेर सारे कीटाणु है, बैक्टीरिया हैं, वो सब पंकज कहे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंकज का एक रूढ़ अर्थ हो जाता है, खास अर्थ हो जाता है, वो है कमल। इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द है। एक और उदाहरण से इसको समझा जा सकता है, निशाचर। निशा मीन्स रात, अचर मीन्स चलने वाला, रात में चलने वाला। तो रात में चलने वाला तो शेर भी है, ड्यूटी करके आता हुआ कोई आदमी भी रात में आ रहा है तो क्या वो निशाचर है क्योंकि निशा में चलता है? नहीं, वो निशाचर नहीं है, क्योंकि निशाचर का एक रूढ़ अर्थ बन गया है, वो है राक्षस। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, अर्थात जिन खंडों के मेल से कोई शब्द बना हो उसके अर्थ को किसी रूढ़ अर्थ में जब प्रयोग में लाया जाता है, विशेष अर्थ में, तो वो योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस तरह बनावट के हिसाब से, रचना के हिसाब से शब्द तीन प्रकार से बन सकते हैं। एक तो वर्णों को मिलाकर और किसी वस्तु के लिए मूल अर्थ बताने वाला, जैसे हमने पानी, पत्र आदि का उदाहरण दिया। दूसरा, दो शब्दों को, सार्थक शब्दों को जिनका अर्थ होता है उनको मिलाकर एक शब्द बना दिया गया और वे यौगिक शब्द हो गए। उनका अर्थ जो उनके खंड हैं, खंडों के अर्थ के अनुसार ही हुआ, ये यौगिक शब्द हैं। और सार्थक शब्द तो हैं, उनका अर्थ है और दोनों खंडों को मिलाकर एक शब्द बना है, लेकिन उसका अर्थ एक विशेष अगर होता है तो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके लिए हमने आपको उदाहरण दिया, जलज हुआ, पंकज हुआ, निशाचर हुआ, ये सारे शब्द और ऐसे और ढेर सारे उदाहरण आपको पुस्तक में मिलेंगे, आप उनको देख लेंगे तो ये शब्द योग रूढ़ कहे जाते हैं। इस तरह आपने जाना कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसके बाद आप देखें व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी वे शब्द आए हैं कहाँ से, हमारे अपने हैं या कहीं बाहर के हैं, अर्थात उनके स्रोत के आधार पर, किस स्रोत से वे शब्द आए हैं, इसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और इस वर्गीकरण में शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
पहले संकर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले 4 ही भेद माने जाते थे व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी वह उत्पन्न कहाँ से हुआ है इसके आधार पर। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, तत्सम, उसके जैसा। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत के शब्दों को हिंदी में हूबहू उसी रूप में प्रयोग में ले आया जाता था और लाया जाता है। वैसे शब्दों को जाता है। सरलता से समझने के लिए आप यह समझिए कि संस्कृत के वैसे शब्द जिनका बिना रूप बदले हुए हूबहू उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हरिद्रा, अग्नि, ये शब्द अग्नि शब्द संस्कृत में भी वैसे ही है अग्नि, हिंदी में भी वैसे ही है अग्नि, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात संस्कृत से हिंदी में सीधे आए हुए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन इसी तत्सम शब्द में अगर थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, मिलता जुलता रहे, आप ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द से जब तद्भव बनने लगता है, तद्भव अर्थात उसी से होने वाला, तो कुछ रूप उसका बदल जाता है। जैसे अग्नि को हमने आग कह दिया, वर्ण तो लगभग वही है लेकिन उसका बदला हुआ रूप है। तो अग्नि से जो आग बन गया, जिसका हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आग जल रही है, दोनों का भाव वही है, उसी वस्तु का बोध हो रहा है। लेकिन अग्नि तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत में भी उसका उसी रूप में प्रयोग होता है, और आग तद्भव शब्द है। इसी प्रकार दुग्ध संस्कृत शब्द है, वो तत्सम है, लेकिन दूध अगर उसको बना दिया जाए तो ये दूध तद्भव बन गया। हस्त मीन्स हाथ होता है, हस्त को हाथ, मिलता जुलता है ना। बस इतना ही समझिए कि संस्कृत के सीधे हूबहू उसी रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वे तत्सम शब्द हैं, लेकिन अगर उनका रूप कुछ बदलकर उनका प्रयोग होता है तो वो तद्भव शब्द है। कुछ शब्द किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग में आते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं, दूसरी जगह उनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे जो सब्जी काटने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? कहीं उसको पिरदाई कहते हैं, कहीं उसको हंसुआ कहते हैं, कहीं उसको बैठकी भी कह देते हैं। यद्यपि बैठकी पीढ़ा को भी कहा जाता है, तो ये बैठकी शब्द है, उसके लिए पीढ़ा का प्रयोग करते हैं, लुटिया का प्रयोग करते हैं, छिपली बोलते हैं। शब्द सीधे देशज हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में उनका प्रयोग किसी खास वस्तु के लिए होता है, इसलिए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अर्थात देशज वे शब्द हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु को बताने के लिए, किसी अर्थ को बताने के लिए उनका प्रयोग होता है, वे देशज शब्द हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, यहाँ बहुत सारे बाहर के लोग आए, यहाँ उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। तो जब कोई भी विदेश से लोग आते हैं तो उनकी भाषा भी उनके साथ आती है। हमारे साथ भी वही हुआ, विदेश से आए, मुसलमान आए, वो अपने साथ फारसी लेकर आए, उर्दू लेकर आए, अंग्रेज आए, वो अपने साथ अंग्रेजी लेकर आए, फ्रेंच आए, वो अपने साथ फ्रेंच भाषा लेकर आए। तो उन लोगों की भाषाओं के कुछ शब्द भी हमारे यहाँ प्रयोग में आने लग गए और वे इतने रच बस गए कि उनका प्रयोग हिंदी में ही होने लगा। एक बहुत कॉमन शब्द है स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन आप कहते हैं, स्टेशन शब्द तो अंग्रेजी का शब्द है। अब उसकी अगर हिंदी कीजिए तो करने वाले तो इतना टेढ़ा करते हैं
कि कहते हैं लौह पथ यान आवक जाबक विराम स्थल। अब बताइए तो ये कोई अर्थ हुआ? इसका मतलब स्टेशन स्टेशन है, वो अब सीधे हमारे हिंदी में घुस गया है। कप में हम लोग चाय पीते हैं, प्याले में चाय पीते हैं, कप है, जरा एक कप चाय देना। प्याला अगर हम बोलते हैं तो वो भी चाइनीज शब्द है, वो भी हमारा अपना नहीं है। तो आप समझिए कि वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में मिल गए हैं और हम उनका हिंदी के रूप में प्रयोग करने लग गए हैं, वैसे शब्द विदेशज कहे जाते हैं। बहुत आसानी से आप ही समझ सकते हैं, इसको समझने में कोई परेशानी है नहीं। नाम ही है विदेशज। देशज हुआ जो देश में, देहात में, क्षेत्र में प्रयोग में आया। विदेशज हुआ जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। हमारे यहाँ फ्रेंच, जर्मन, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। बहुतायत में इसमें आ गए हैं ये शब्द हमारे यहाँ। और अंत में है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रण। एक भाषा का शब्द है और दूसरे भाषा के शब्द में वो मिल गया, अब दोनों मिलकर एक नया बना दिया। अब देखिए ना, आप टिकट लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? टिकट घर में जाते हैं। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, दोनों मिल गया। अभी दोनों मिलकर बन गया टिकट घर। लिखा हुआ भी आप देखते होंगे टिकट घर। ये क्या है? ये संकर शब्द है। अर्थात जब दो विभिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर यौगिक शब्द बनाते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है, मिश्रण के रूप में। इसमें अंग्रेजी में हिंदी मिला हुआ, हिंदी में उर्दू मिला हुआ, उर्दू में फ्रेंच मिला हुआ, किसी भी रूप में ही हो सकता है। इसकी कोई ये बात नहीं है कि हाँ इसी भी, जैसे वर्षगांठ संस्कृत से हिंदी, संस्कृत और हिंदी ये दोनों को मिला दीजिए। वर्ष और गांठ, देखिए संस्कृत और हिंदी मिलकर शब्द बन गया। वर्ष है संस्कृत का शब्द और गांठ है हिंदी का शब्द, अब बन गया वर्षगांठ, है ना। तो इस तरह से जब दो विभिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का प्रयोग के रूप में प्रयोग में आते हैं और हिंदी में वे स्वीकृत हैं, तो उनको संकर शब्द कहा जाता है। इन सूचियों को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 10-5 उदाहरण अपने पास आप अवश्य रखिएगा। तो ये शब्द के 5 भेद हुए व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद अर्थ के आधार पर अब शब्द का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका अर्थ, क्योंकि शब्दों का प्रयोग हम उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही करते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और समझने से ज़्यादा यही है जिसको याद करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको स्मरण करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना है पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग जब होता है तो पर्यायवाची शब्द हम उनको कहते हैं। पहले से भी आप याद करते रहते हैं पर्यायवाची शब्द। ये सारा कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप अपरिचित हैं। पर्यायवाची शब्द पहले भी आप याद करते रहते हैं, है ना। अग्नि का आग, हुतासन और चंद्रमा का शशि और इंदु और निशाकर, ये सारा तो एक अर्थ के हिसाब से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्थात जब एक ही अर्थ को बताने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द से कौन नहीं परिचित होगा? गरीब के अमीर, दिन के रात, ये रटते रटते आप शुरू। अर्थात विपरीत अर्थ को बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। इसको मैं विशेष रूप से ये नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल परिचित हैं आप, और आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक अर्थक शब्द होता है। एक अर्थक शब्द यानी एक ही शब्द एक ही अर्थ में उनका प्रयोग होता है। सांप सांप है, सांप का कोई और दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है। इसका तत्सम शब्द है सर्प, तद्भव बन गया सांप,
लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ में अंतर नहीं है। सांप सांप है, सांप का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक अर्थक शब्द हुआ जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ निकले। अनेक अर्थक शब्द भी हो सकता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ता भी, और पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी भी। घट, घट का अर्थ घड़ा भी होता है, घट का अर्थ शरीर भी होता है, घटघटवासी भगवान है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों तो वो अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आप लोग याद किए हैं और याद करना होगा आपको। सुनने में आगे के चैप्टर्स में आपको यही सब याद करने के लिए मिलेगा। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग अलग निकले तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है ना। जैसे शंकर हम कह रहे थे, शंकर, शंकर भगवान शंकर हैं, असंकर का अर्थ हुआ मिश्रण, जो अभी हमने आपसे कह रहा था। दीप का मतलब हुआ दिया, द्वीप का मतलब हुआ टापू, द्वीप का मतलब हुआ हाथी। तो ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है। एक भेद होता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, इसे लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद किए हैं आप। जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, इसको भी आपने देखा है, इसको भी आपने याद किया है और याद करना होगा आपको। इसलिए इसकी अलग से विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है, यह अभ्यास की चीज है और स्मरण रखने की चीज है। इसके बाद व्याकरणिक प्रकार, यानी व्याकरण में वो किस प्रकार से काम में आता है, ये एक महत्वपूर्ण है। व्याकरणिक प्रकार का मतलब हुआ कि व्याकरण में उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ आकर यद्यपि आपकी पुस्तक में पद था पहले, लेकिन हम उसको वहाँ से नहीं यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए कि जब ये आया तो पद का महत्व आप समझेंगे। कोई भी शब्द शब्द है, लेकिन अगर उसका किसी व्याकरण की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह पद बन जाता है। अर्थात जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद हो जाता है। इसका मतलब पद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के आधार पर किस व्याकरण की इकाई के रूप में लिया गया है इसका पता चलता है। इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द कहे जाते हैं जिनके रूप में जरूरत के मुताबिक परिवर्तन होता है। आपने भेद पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। क्योंकि उनमें होता है, लड़का शब्द है उसको लड़के भी बना सकते हैं, लड़की भी बना सकते हैं, लिंग और वचन के अनुसार। वह है तो वे, उसने, उसको, उन्होंने, उसका रूप बदलता है। अर्थात जिन शब्दों का रूप प्रयोग के आधार पर बदले उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। क्रिया, विशेषण, निपात आदि अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। इनका रूप नहीं बदलता है। क्रिया विशेषण में आप जल्दी शब्द का प्रयोग सबके लिए एक जैसा होता है, अर्थात ये अविकारी शब्द हैं। तो व्याकरण की इकाई के रूप में शब्द या तो विकारी होते हैं या अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द जैसे ओह, आहा, शाबाश या फिर एवं, अथवा, या, ये समुच्चय बोधक शब्द, ये आप जब क्रिया विशेषण का पढ़ने लगेंगे तो वहाँ विशेष रूप से चर्चा होगी। यहाँ आप केवल इतना ही जानिए कि जिन शब्दों का रूप बदलता है वे अविकारी कहते हैं, शब्दों का रूप नहीं बदलता है, सदा एक जैसा रह जाता है, वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। और अंत में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक सामान्य शब्द जिनका प्रयोग हम लोग अपने लिए करते हैं, कुछ भी शब्द हम लोग जो बोलते हैं वो सारे शब्द हैं। लेकिन एक होता है विशेष अर्थ बताने वाला और वो है तकनीकी शब्द। वो
टेक्निक में काम आता है, तकनीक में काम आता है। ये प्रशासनिक भी हो सकता है, विज्ञान का भी हो सकता है, और उसमें विशेष रूप से उसका प्रयोग होता है। तो प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और तकनीकी शब्द विषय, व्यवसाय, तकनीक आदि में जिनका प्रयोग होता है, उनको हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में भी आप समझिए सचिव। अब सेक्रेटरी को सचिव कहा जाता है, तो ये प्रशासन में काम में आता है कि वो गृह सचिव हैं, गृह सचिव ने ऐसा कहा, स्वास्थ्य सचिव ने ऐसा कहा। कनिष्ठ, वरिष्ठ, ये वरिष्ठ लिपिक हैं, हेड क्लर्क को कहा जाता है वरिष्ठ। तो वरिष्ठ, कनिष्ठ, सचिव जैसे शब्द जो हैं ये प्रशासन में काम में आते हैं, ये तकनीकी शब्द हैं। और आवेदन वगैरह लिखने में इस प्रकार के शब्दों की ज़रूरत विशेष रूप से पड़ती है, इसलिए आपको इनका ज्ञान होना भी जरूरी है। आप लोग सबका उदाहरण देख लेंगे, और विज्ञान को तो आप जान ही रहे हैं, रसायन हुआ, भौतिकी हुआ। तो रसायन है रसायन, अब इसको हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, इसलिए प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हुए। एक सामान्य शब्द जिनका प्रयोग हम दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं, और एक तकनीकी शब्द जिनका प्रयोग हम किसी विषय के लिए और किसी तकनीक के लिए प्रशासन में जिसका प्रयोग किया जाता है, वे तकनीकी शब्द कहे जाते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि शब्द को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सब लोग पहले भी आप जानते रहे हैं, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाने का प्रयत्न किया। आवश्यक यह है कि केवल इसे देखने या सुनने से आपका काम नहीं चलेगा, इसके उदाहरणों को, इसके अभ्यास कार्य को आप गंभीरतापूर्वक करेंगे, निश्चय ही इसका लाभ होगा। और आगे के चैप्टर्स में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सारे जो आएंगे इनको आपको स्मरण करना पड़ेगा, इनको सूचीबद्ध करना पड़ेगा। वो पढ़ाने और बताने की चीज़ कम है, उसको अभ्यास करने और याद करने की चीज़ ज़्यादा है। हमको विश्वास है कि आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। और आज के लिए शब्द विचार में बस इतना ही। धन्यवाद।